हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो नंबर 2 में, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। सॉल्यूशंस को आपने बहुत सारा प्यार दिया और मैं बहुत पर्सनली खुश हूँ, मोटिवेटेड हूँ आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए। बस ऐसे ही हम इस जर्नी में लगे रहेंगे। बस एक चीज मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप लोग कंसिस्टेंसी यहाँ पे बनाए रखिएगा, क्योंकि अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो आपका रिजल्ट लाने से आप खुद नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यहाँ पर हम हर एक चीज को आपके दिमाग में परमानेंट मेमोरी में स्टोर करने वाले होंगे। अगर मैं आज के चैप्टर की बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर, किसी हालत में नहीं छोड़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर से बहुत डर लगता है, क्योंकि मैम समझ ही नहीं आता, इतनी सारी चीजें हैं। तो शायद आप इसी वीडियो का वेट कर रहे थे। अगर यहां तक पहुंच चुके हो, लास्ट तक वीडियो फॉलो कर लेते हो, तो दिमाग में सारी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होने वाली है। तो बिना किसी देरी के यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और मैं जरूर चाहूंगी कि आप वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बता के जाना कैसा रहा ये चैप्टर, क्या सब कुछ क्लियर हो चुका और अगले चैप्टर के लिए तैयार हो या नहीं। एंड ऑल्सो मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो गलती से भी मिस ना हो सके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर को। यहाँ पे आप सभी लोगों के साथ मेन 5 टॉपिक्स रहने वाले हैं हमारे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, कंडक्टेंस है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मैम याद ही नहीं होता है, रुको रुको आने दो बेटा, और फिर आएंगे बैटरी पे। तो बैटरी की एक क्रिस्प समरी लेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन मेन 4 टॉपिक्स आपके यही हैं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस बच्चों देखने को मिल रहे होंगे। तो तैयार हो। यहां पर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की। शॉक लगने वाला है बेटा, आई होप सो। और सभी ने व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहां पर ही सारी अपडेट्स आपको मिल रही होंगी। और चलिए तो यहां पे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो बच्चों यहाँ पे हम किस चीज के बारे में बात करते हैं? हम करंट की बात करते हैं, राइट। हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो या तो तुम केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे, या तो तुम केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करोगे। दो ही काम कर सकते हो, और दो ही काम करोगे तो दो ही टाइप का सेल होगा। एक होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जहां पे तुम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर लेते हो, और एक होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जहां पे आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हो। तो दो टाइप के यहाँ पे रिएक्शंस इस पूरी ब्रांच ऑफ स्टडी में आप लोग पढ़ रहे हो। तो बहुत सिंपल बात है यार, क्या ही मुश्किल है। सबसे पहला डिफरेंशिएशन दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल वर्सेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अगर कोई चीज एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। भाई कुछ बच्चे हैं जो खुद ब खुद पढ़ते हैं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको मोटिवेट करने की। कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा मोटिवेशन लगता है। तो जो रिएक्शन खुद ब खुद होते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस है तो केमिकल एनर्जी डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। कुछ रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, उसको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जहां पर अगर मैं बात करूं, इसको हम चेंज करेंगे, यहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेटिंग कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी हो रही होगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोड्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गाड़ी सबको पसंद है, तो गाड़ी से वर्ड याद रखेंगे कार। कार का मतलब कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। सेम गोज विद यहाँ पे भी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन और एनोड पे ऑक्सीडेशन। कार के आगे वर्ड लगाएंगे पी, यानी कि कारपेट का हो जाएगा कार्प। तो यानी कि कैथोड पे हमेशा होगा रिडक्शन और वो होगा पॉजिटिव टर्मिनल, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आपका रहेगा। अच्छा, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करूं तो कैथोड पे रिडक्शन ही होगा, बट ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। एक क्वेश्चन आपको यहां से बिल्कुल आ जाता है। और एनोड यहां पे आपका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो आपको वर्ड याद रखना है कार्प। इससे आप सब कर पाओगे, कैथोड पे रिडक्शन पॉजिटिव, बाकी सब इसका उल्टा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखते हो, डबल कंपार्टमेंट सेल है, यानी कि 2 हाफ सेल्स है यहाँ पे, जो कि सर्किट से जुड़ी हुई है, और बीच में सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सेल को कंप्लीट, और यहाँ पे आप लोगों को जो सेल है उसको न्यूट्रल रखवा रहा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो सिंगल कंपार्टमेंट सेल है, इसी में आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स डिप्ड होते हैं। तो पहला तो एक बेसिक डिफरेंशिएशन दोनों में क्लियर होना चाहिए। देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। 6 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है यार। सेल को रिप्रेजेंट कैसे करें, सेल का रिएक्शन कैसे लिखें, ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करें, नर्स्ट इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, ई नॉट दैट इज के इक्विलिब्रियम का क्या फॉर्मूला है, और लास्टली डेल्टा जी नॉट को कैसे कैलकुलेट करें। एक क्वेश्चन यहीं से आएगा इन्हीं गिवन टॉपिक्स में से, इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो आप लोग बचपन में पढ़ते हो ए बी सी, आई होप सो सबने ही पढ़ा है हमने। तो ए का मतलब याद रखना हमेशा एनोड आएगा, बी का मतलब हमेशा ब्रिज आएगा, सी का मतलब हमेशा कैथोड आएगा। अभी मैंने बताया था कैथोड
कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है, तो यानी कि कैथोड पे जो रिड्यूस हो रहा है उसको लिखेंगे, एनोड पे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको लिखेंगे। अगर मेरे पास आपको सेल दिख रही है जो कि गैल्वेनिक सेल होती है, तो देखो जिंक से जिंक 2+ में जा रहे हैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहे हैं तो रिड्यूस हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन है वो बेटा क्या बनाएगा, कैथोड, जिसका ऑक्सीडेशन है वो क्या बनाएगा, एनोड। तो पहले आपको यहाँ से सेल देखकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या कैथोड है क्या एनोड है, जो रिड्यूस हो रहा है वो कैथोड है, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो एनोड है। तो पहले हम लोग एनोड को लिखेंगे। तो अगर मैं सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं तो जिंक किस में जा रहा है, जिंक 2+ में, मैंने पहले लिखा जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में, तो कॉपर 2+ जा रहा है कॉपर में। तो सिंपल सी कहानी है, बस इतना आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि अगर आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है तो पहले हमेशा एनोड, बाद में हमेशा कैथोड। कैथोड पे अगर हमेशा बात करें तो रिडक्शन होगा, और एनोड पे अगर मैं हमेशा बात करूं तो ऑक्सीडेशन होगा। जितना सिंपल आप चीजों को रखोगे उतना लंबे समय तक याद कर पाओगे। 10,000 चीजें याद रखोगे कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सिंपल बात, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन। अच्छा, सेल रिप्रेजेंटेशन अगर मुझे आ गया तो ये इक्वेशन कैसे लिखूं, तो दूसरी चीज है कि सेल रिप्रेजेंटेशन से मैम सेल इक्वेशन कैसे लिखे। तो अगर मेरे को सेल रिप्रेजेंटेशन बाय चांस दे दिया तो मुझे अब यहां से ये समझ में आ रहा है कि ये एनोड है, और मुझे यहां से समझ में आ रहा है ये कैथोड है। तो अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड क्या है, दैट इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक जा रहा है जिंक 2+ में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, राइट, इट इज रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहाँ पे रिडक्शन की बात करूं, देखो याद रखना, रिडक्शन इज ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को खाना, है ना, इलेक्ट्रॉन को खाना हमेशा रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन खाता है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, दिख भी रहा है ना, कॉपर 2+ कॉपर में जा रहे हैं, जिंक से जिंक 2+ में जा रहे हो। अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर रखने। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो जिंक आ जाएगा, यहाँ पे कॉपर 2+ आ जाएगा, जिंक 2+ आ जाएगा, और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। अच्छा मैम, हमेशा क्या पूरा इक्वेशन लिखे, नहीं, आप पूरा मत लिखो। देखो आपको पता है जिंक से जिंक 2+ जा रहा है, आपको पता है यहाँ पे कॉपर 2+ से कॉपर जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इक्वेशन भी आप लिख सकते हो, प्रोवाइडेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको यहाँ पे मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर करने। ठीक है, अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल कोई ऐसी इक्वेशन है जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर नहीं है, जैसे ये है, कॉपर से कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन है और Ag+ से Ag 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फिर क्या करें मैम, पहले फुल से लिखो। एनोड क्या होगा, कॉपर से कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। अगर मैं कैथोड की बात करूं तो Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर करने, तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये 2Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन 2Ag। अब क्या करेंगे मैम, ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2Ag+ कॉपर 2Ag और कॉपर 2+। अच्छा मैम, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूं, डायरेक्ट भी लिख के देख सकते हो आप। देखो डायरेक्ट लिखोगे तो कॉपर क्या जा रहा है, कॉपर 2+ में। अगर मैं बात करूं Ag+ की, तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से, ये तो यहाँ पे ही देख लेंगे हम लोग। तो क्या लिख सकते हो आप इसको, 2Ag+ और इट इज गिविंग यू 2Ag। तो अगर आपका MCQ है, टाइम बचाना है तो डायरेक्ट लिख दो, अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में लिखना है तो पूरा खोल के लिख दो, दोनों ही बातें क्लियर है। तो सेल रिएक्शन से आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिप्रेजेंटेशन से सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए। अगली चीज है E0 सेल का कैलकुलेशन। मैम E0 सेल का कैलकुलेशन के 10,000 फॉर्मूले हैं, बट आप एक ही याद रखोगे क्योंकि इसमें सबसे कम गलतियां होती हैं। E0 सेल है E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल। तो फॉर एग्जाम्पल वो तुमको 2 मेटल देगा और दोनों का तुम्हें आपको पोटेंशियल देके रखेगा। पहले तो देखना है कौन सा है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन। देखो कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहे तो रिडक्शन ही है, जिंक 2+ से जिंक में जा रहे तो रिडक्शन ही है। तो आपको 2 मेटल दे दिया, अब आपको डिसाइड करना है कौन कैथोड कौन एनोड। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो हमेशा कैथोड। पोटेंशियल मतलब तुम्हारा पढ़ने का पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब तुम अच्छा पढ़ाई करोगे। जिस भी चीज का पोटेंशियल ज्यादा वो तुम अच्छा करोगे। तो अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ये रिड्यूस होगा। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ज्यादा किसका है, तो कॉपर का है, तो यानी कि मैम इसका रिडक्शन होगा और मैम इसका ऑक्सीडेशन होगा। जिसका रिडक्शन वो कैथोड बनाता है, जिसका ऑक्सीडेशन वो आपका क्या बना देता है, दैट इज एनोड। तो मैम फॉर्मूले में अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से मेरा आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज, अगर मैं इसका इक्वेशन निकालूं तो दैट इज E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा यहां से, दैट इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो कैथोड कितना है 0.34, सिंबल का ध्यान रखना एज इट इज रखना है, माइनस 0.76। तो यहां से क्या आएगा 1.1 वोल्ट। एक और बात याद रखना, E0 ऑफ सेल शुड हमेशा भी पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव नहीं है तो आपका रिएक्शन
रिएक्शन नहीं होगा, सेल आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं देगा। अच्छा मैम, अगर गलती से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दिया तो फिर मैम कैसे निकालें, क्योंकि मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी तो दे सकता है ना, भाई दे सकता है, और उसके लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम वो फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग 10 फॉर्मूले याद करके अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग के पास ऑलरेडी बहुत काम है यार याद करने के लिए। तो अगर मुझे बाय चांस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे दे तो कुछ नहीं करना, उसका सिंबल बदल दो, वो रिडक्शन में कन्वर्ट। तो आपको सीक्वेंस याद रखना है, आपको कोई भी पोटेंशियल दिएगा आपको उसे रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेके जाना है, कंपेयर करना है, जिसका ज्यादा है वो कैथोड, जिसका कम है वो एनोड, कैथोड में से एनोड को माइनस कर दो। फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको दे दिया, देखो जिंक से जिंक 2+ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, तो उसने आपको जिंक से जिंक 2+ का यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो हमसे रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं करो, साइन बदल दो। जब आपने साइन बदल दिया तो अब ये क्या बन गया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर तुमको कभी भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देगा माइनस उससे मल्टीप्लाई कर दो और वो रिडक्शन पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो एज इट इज यही फॉर्मूला आपको हमेशा यूज करना है, दैट इज कैथोड माइनस एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो हमेशा कैथोड पे जाएगा, उसका हमेशा रिडक्शन होगा। और बेटा जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, एक बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर तुमसे कभी पूछ ले कि सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो बोलोगे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मिनिमम है वो ऑक्सीडाइजिंग, दैट इज वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो एक ये कंसेप्ट भी आप लोग दिमाग में डाल लीजिएगा। अगर मैं बोलूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट क्या होता है, कोई काम करवाने वाला है, टिकट बुकिंग का एजेंट टिकट बुक करवाता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, सेल्फ रिडक्शन। और रिडक्शन किसका होता है बेटा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होता है। तो अगर आपको मल्टीपल कंपोनेंट्स देगा और बेस्ट पूछेगा तो जिसका मैक्सिमम वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो कि भाई रिडक्शन करवाएगा, क्योंकि उसी का तो एजेंट है ये। ठीक है, जो रिडक्शन करवाएगा, और अगर जो रिडक्शन करवाएगा वो सेल्फ क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और अगर वो सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो हर गेम को रिडक्शन पोटेंशियल में ही लाके खेलना। देखो बॉल जब तुम्हारे पाले में होगी तो तुम क्या कहते हैं बेहतरीन शॉट मार पाओगे। अगर तुम्हारे टाइप का ही शॉट नहीं है तो तुम्हें जरूरी नहीं है ना कि वहां पे आप अटैक करो, अटैक तब करना है जब तुम्हारे क्या हो, पाले में बॉल हो। तो बॉल को अपने पाले में लाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे और तभी जवाब देंगे। ठीक है, क्लियर है। आइए फिर आ जाती है नर्स्ट इक्वेशन। बहुत सारी बार पेपर में आता ही है एक क्वेश्चन यहाँ से। नर्स्ट इक्वेशन ई सेल निकालने के लिए यूज करी जाती है। फॉर्मूला है E0 माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, याद रखना अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो तो नर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। R इज 8.314, F इज 96500, T भी कांस्टेंट हो गया। तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला ये यूज कर सकते हो, जहां पे N क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन में देखोगे तो जिंक से जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ से कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे लिखने हैं। अच्छा, लॉग सॉल्व करने में बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, तो कुछ इंपॉर्टेंट लॉग्स याद रख लेना, स्पेसिफिकली लॉग 5 तक। लॉग 1 0 होता है, 2 आपको पता है, 3 4 5, लॉग 10 1। उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी लगाओगे, लॉग a की पावर x होता है, a दैट इज x log a। तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आपके यहां से सॉल्व हो रहेंगे। डोंट वरी, हम लोग न्यूमेरिकल्स, हम प्रैक्टिस, हम क्वेश्चंस, हम PYQ सब करने वाले हैं, बट अभी के लिए आप अपने दिमाग में सारी थ्योरी को एक बार कॉन्क्रीट लेवल पे बिठा लीजिए। ठीक है, एक एक करके जाएंगे, स्लो स्लो स्टेप लेंगे। आइए उसके बाद अगर मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। रेफरेंस का मतलब इसका हम E0 सेल 0 मान के चलते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो E0 सेल 0 है, ठीक है, 0.0591, N कितना है यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, की पावर हाफ, और यहाँ पे आ जाएगा H+ का कंसंट्रेशन। अब H यहाँ पे जो आपका प्रेशर है वो कितना हम मान के चलते हैं, 1 बार। तो ये पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है -0.0591 log 1/H+। और अगर बेटा ये log 1/H+ है तो 1/H+ pH के बराबर होता है। तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई सेल अगर निकालना है तो इट इज -0.0591 इंटू pH। pH दिया है तो मल्टीप्लाई कर दो, और अगर गलती से तुमको H+ का कंसंट्रेशन दिया, जैसे बोला H+ मेरे पास 10 की पावर -3 है, तो इसे pH में कन्वर्ट कर दो, तो दैट इज माइनस लॉग ऑफ H+ क्या होगा, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 अगर लॉग में है तो आंसर होगा -3, और यहाँ से होगा 3, तो pH कितना आएगा, 3। तो आपको
H प्लस दिया है तो pH में कन्वर्ट कर दो, और pH दिया है तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आइए उसके बाद आएगा K इक्विलिब्रियम। अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहती हूँ एक सेल के लिए जो कि इक्विलिब्रियम पर है, तो तुमको पता है इक्विलिब्रियम पे ई सेल 0 के बराबर होता है और K इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेंगे, log K इक्विलिब्रियम होगा NE0, N जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E0 आपका कैथोड माइनस एनोड डिवाइडेड बाय 0.0591। एंड अभी मैंने बोला था इफ log A इक्वल्स टू B, तो A होता है 10 की पावर B। ये आपकी log की प्रॉपर्टी है। तो अगर log K इक्विलिब्रियम इतना है तो K इक्विलिब्रियम क्या होगा, 10 की पावर में NE0 बाय 0.0591। टॉकिंग अबाउट द लास्ट फॉर्मूला इज गिब्स फ्री एनर्जी। ये बताता है एक रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस है या नहीं। आप सभी लोगों को पता है, एक बेसिक फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस NFE0। एन फिर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, F की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम ले लेंगे। E0 आपने निकालना आता है, कैथोड माइनस एनोड। एक कंडीशन याद रखेंगे, सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होता है जब आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव होगी। तो इसीलिए बोलते हैं डेल्टा G0 आपका नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा दैट इज E0 ऑफ सेल, ठीक है, E0 ऑफ सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये दो कंडीशन भी याद रखेंगे। बस इतने ही फॉर्मूले हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अगर मैं बात करूंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को लेकर, मेरे लिए बेयर मिनिमम करते चलो। आप सभी लोगों के मार्क्स इंक्रीज धीमे धीमे यहाँ पे आपके होने शुरू हो चुके हैं, जितना मैं बोलूँ शुरू हो चुके हैं, लेकिन बेयर मिनिमम करना है। जितना क्लास में करवा रही हूँ उसे बाय हार्ट आपको करना है। अगली वीडियो आने तक मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूँ, 2 दिन, यानी कि 2 दिन में आप एक चैप्टर को बहुत अच्छे से अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। मेरे साथ करते चलोगे तो ऑलरेडी टाइम जो आपका शेड्यूल है वो प्रॉपरली फॉलो होता चलेगा। और जो आपके गिवन टाइम है 3 महीना हमारे हाथ में है, तो 3 महीना में तुमको ऐसा केमिस्ट्री होने वाला है कि तुम लोग को लगने वाला है कि मैम काश हम पहले ही पढ़ लेते। फिर बोलोगे मैम 3 महीने में हो गए तो पहले क्या पढ़ते। बट एनीवेज चलिए, तो 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिनको आपको दिमाग में रखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो E0 सेल का आएगा, दैट इज नर्स्ट इक्वेशन आ सकता है, K इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से पूछे जा सकते हैं। इसके बाद आएगा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, अगर रेजिस्टेंस करंट को रोकना है तो कंडक्टेंस करंट को फ्लो करवाना है। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो कंडक्टेंस के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपने बचपन में पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू रो एल बाय रो, यहाँ पे गया तो RA बाय एल, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। जी क्या है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1 बाय R, यानी कि 1 बाय रो। A बाय एल, 1 बाय रो क्या होता है K, दैट इज कंडक्टिविटी, K A बाय एल, और K यहाँ पे क्या हो जाएगा GLAB बाय। तो आपके 4 बेसिक फॉर्मूले आपको यहाँ पर से क्लियर है, जिसमें R मेरा रेजिस्टेंस है, ठीक है, रो मेरा रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी को ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। जी आपका कंडक्टेंस है और ये आपका दैट इज कंडक्टिविटी है, K इज कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी को ही स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होने का। फिर SI यूनिट से क्वेश्चन आएगा, R का आपको पता है ओम होता है। अगर मैं रेजिस्टिविटी की बात करूं, ओम मीटर होगा, कंडक्टेंस की ओम इनवर्स हो जाएगा, और कंडक्टिविटी की सीमेन मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक छोटा सा फॉर्मूला और, दैट इज सेल कांस्टेंट। ये आपकी एक पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स होता है, ठीक है, क्योंकि यह क्या बता रहे हैं, सेल का कंस्ट्रक्शन की, सेल की लेंथ क्या है, एरिया क्या है, उसकी जो रेशियो है उसको आप सेल कांस्टेंट बोल देते हो। तो ये सारे फॉर्मूले आप सेल कांस्टेंट की टर्म्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। L बाय A की जगह आप G स्टार लिख दो, तो L बाय A की जगह G स्टार, A बाय L की जगह आपके पास इनवर्स में G स्टार हो जाएगा, A बाय L की जगह अगेन इनवर्स में G स्टार हो जाएगा, और L बाय A की जगह G स्टार। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमारे लिए जो प्राइम मुद्दा है वो है कंडक्टिविटी को समझना। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूँ, भाई कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तुम लोगों को पता है, या तो मेटल करेगा या तो इलेक्ट्रोलाइट करेगा। इसके अलावा तो और कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जिसको भी करना है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बाय जनरल। तो मेरे पास 2 टाइप की यहाँ पे कंडक्टेंस निकल के आएगी, एक होगी मेटेलिक कंडक्टेंस, एक होगी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, तो मेटल की कंडक्टेंस को क्या बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलाइट के पास क्या है, आयंस, तो उसको क्या बोल सकते हो, आयनिक कंडक्टेंस। तो दोनों पे एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट कर दो या बता दो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। तो एक टेबल आपको दिमाग में रखनी है, भाई 2 टाइप की कंडक्टेंस है, मेटेलिक है और इलेक्ट्रोलाइटिक है, डिपेंडिंग अपॉन क्या मटेरियल आप यूज कर रहे हो। मेटेलिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो मेटल है उसके स्ट्रक्चर और नेचर पे डिपेंडेंट है। मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंडेंट है, जितने ज्यादा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा भाई कंडक्टेंस होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से बट ये वाली कंडक्टेंस आपकी घटती है, ये बात याद रखना, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो वाइब्रेशन है उसे होने से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रिड्यूस हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को आयनिक कंडक्टेंस भी बोल देते हैं, क्योंकि आयंस की
किसकी वजह से होती है, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। आयंस के साइज और सॉल्वेशन पे, जितना छोटा आयन उतनी अच्छी यहाँ पे कंडक्टेंस होगी, तो उसके साइज और सॉल्वेशन पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, जो सॉल्वेंट है उसकी नेचर और विस्कोसिटी पे, यार जितना सॉल्वेंट फ्लो ही होगा उतना बेटर है, यानी कि विस्कोसिटी जितनी कम होगी उतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे और टेम्परेचर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये बढ़ता है क्योंकि आयंस की मूवमेंट यहाँ पे बढ़ जाती है। तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखना। सबसे पहला किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर का क्या रोल है यहाँ पे, किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर का क्या रोल है, और साइज और सॉल्वेशन वाला, ये पेपर में डायरेक्टली पूछा हुआ है। तो इन 3 पॉइंटर्स पे ज्यादा ध्यान रखोगे तो एक डिफरेंशिएशन यहाँ से आपको बन सकता है। दिमाग में रखना है मेटल का मेटेलिक, इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलाइटिक, मेटल में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोलाइट में आयन आयनिक, तो नाम से ही भी आपको याद होगा। अच्छा, वहीं पर एक और कंडक्टेंस हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। वो क्या होता है, बेसिकली 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अगर तुमने पानी में डाल दिया तो उस पूरे पानी का क्या कंडक्टेंस है, उसको मोलर कंडक्टेंस बोलते हैं। डेफिनेशन क्लियर है, ठीक है। इसका डेरिवेशन काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन अभी तुम्हें डेरिवेशन का जरूरत नहीं है, तो तुम डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना। लैम्डा एम क्या होता है, इससे शो करते हैं मोलर कंडक्टिविटी को। अरे बाप रे, स्टार ही स्टार हो गए, ठीक है। ये क्या हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज के कंडक्टिविटी जो होती है वो इनटू 1000 अपॉन में एम। एम क्या है मेरा, मोलारिटी या कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके एसआई यूनिट से काफी बार क्वेश्चन आता है, तो एसआई यूनिट याद रखेंगे, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, एक छोटा सा स्टेटमेंट असर्शन बन जाता है डाइल्यूशन के ऊपर कि अगर मैं डाइल्यूशन करता हूं तो कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टेंस पे या कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है। तो सबसे पहली बात याद रखना, कंडक्टेंस डाइल्यूशन अगर आप करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ता है। क्यों बढ़ता है मैम, रीजन है मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है, आयंस का मूवमेंट बढ़ता है। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा उतना ज्यादा आयंस मूव करेंगे, जितना मूव करेंगे उतना कंडक्टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ याद रखना घटती है, 1000 से ज्यादा बार एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। क्यों घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, पहले 1 लीटर में, पहले फॉर एग्जाम्पल 2 लीटर में 2 आयन थे, तुमने वॉल्यूम को यहाँ पे क्या किया, बढ़ा दिया, तो फॉर एग्जाम्पल अब 4 लीटर में 2 आयन होंगे, तो पहले आपके पास 1 लीटर में फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2 आयंस थे फॉर एग्जांपल 1 लीटर में, अब मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया तो 2 लीटर में 2 आयंस रहे, तो यहाँ पे 1 लीटर में 1 आयन है, यहाँ पे 1 लीटर में 1 आयन है, यानी कि मैं बोलूँ 1 लीटर में यहाँ पे आपके पास 2 आयंस है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 लीटर में आपके पास 1 आयन है, तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होता है, इसीलिए कंडक्टिविटी आपका डिक्रीज होता है। मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बहुत मतलब अच्छा खासा बढ़ता है, क्योंकि अगेन मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए पेपर में आता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है अल्फा होता है K/C, अगर कंसंट्रेशन कम करोगे तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए, मोबिलिटी भी बढ़ गई, इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये स्टेटमेंट एंड असर्शन पूछा हुआ है। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूं तो आपको कंडक्टिविटी का पूछा और वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछा, तो उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अच्छा, इतना तो समझ में आ ही गया कि यार मोलर कंडक्टेंस बढ़ रही है डाइल्यूशन के साथ, तो बढ़ रही है और एक मैक्सिमम वॉल्यूम पे पहुंच जाएगी, जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को क्या बोल देते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जब लैम्डा एम अपना मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा तो उसी को बोलेंगे लैम्डा नॉट एम, जब डाइल्यूशन बहुत हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सवाल आएगा लैम्डा नॉट एम को कैसे निकाले स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बेटा बात करूं तो ग्राफ से आप बना सकते हो, तो दोनों ग्राफ हमने एक साथ बना दिया। अगर आप लैम्डा एम वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो वहां से आप बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, यार कंसंट्रेशन घट रही है, ये बढ़ रहा है और बढ़ता जा रहा है, लीनियर वे में बढ़ रहा है। एक पॉइंट आएगा जब वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, क्योंकि अब कंसंट्रेशन 0 हो चुका है, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है उसी को मैं लैम्डा नॉट एम बोलूंगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे डायरेक्टली y = C+mx का ग्राफ बन जाएगा, यानी कि y = C+mx से अगर मैं कंपेयर करूं तो y एक्सिस पे लैम्डा एम है, ठीक है। अगर मैं बोलूं x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है, इंटरसेप्ट लैम्डा नॉट एम है, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, तो एक कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये इक्वेशन आपको किसकी वैल्यू दे रही है, दैट इज इसका जो इंटरसेप्ट है। अगर आप ये ग्राफ बना रहे हैं तो जो इसका इंटरसेप्ट है वो आपको लैम्डा नॉट एम का वैल्यू दे देगा, एंड दैट इज फॉर योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो फिर क्या कर सकते हैं, तो भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी चलो कहानी सिंपल ही है कि यार कंसंट्रेशन घट रहा है तो ये बढ़ तो रहा है, बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट पे आप देखोगे कि बहुत ज्यादा बढ़ गया, यानी कि अगर ये बढ़ता यहाँ पे एक शार्प इंक्रीज आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक शार्प इंक्रीज आ गया। तो क्यों हुआ होगा, क्योंकि मैंने बोला कि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस अचानक से बढ़ जाते हैं, और जब नंबर ऑफ आयंस अचानक से बढ़ जाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी भी यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है। तो ये आपकी ना कर्व दे देगी, और ये कभी भी आपके इस एक्सेस को टच नहीं करेगी, तो मुझे यहाँ से कोई इंटरसेप्ट मिलेगा ही नहीं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मुझे हमेशा क्या मिलेगा,
कर्व मिलेगा, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या मिलेगी आपको, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो स्ट्रॉन्ग का तो ग्राफ से निकल जाएगा बट वीक का नहीं निकल पाएगा। तो मैम वीक का कैसे निकाले, तो उसके लिए आपको यूज करनी है एक शानदार लॉ जिसको हम बोल देते हैं कोलरैश लॉ। तो कोलरैश लॉ क्या कहता है, कोलरैश लॉ बहुत सिंपल बात बोलता है, वो बोलता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, वो बराबर है उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर। जैसे मुझे CH3COH की निकालनी है, तो मुझे अगर CH3CO नेगेटिव की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पता है, H प्लस की पता है, तो दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो मुझे CH3COH की मिल जाएगी। किसी का भी आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोले लैम्डा नॉट ऑफ K2SO4 बताओ, तो इसके आयंस कितने हैं, 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो अगर मुझे इसकी लैम्डा नॉट पता है, इसकी लैम्डा नॉट पता है, और दोनों को मैं ऐड कर दूं, जो आपका यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो मुझे K2SO4 का मिल जाएगा। तो कोलरैश लॉ आप स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज कर सकते हो, लेकिन हम यूज इसे वीक के लिए करते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग का तो मैं ग्राफ से ही बता पा रही हूँ ना। निकाल दोनों के लिए सकते हो, ध्यान रखना एप्लीकेबल दोनों पे है, लेकिन यूज इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही हम लोग जनरली कर रहे होते हैं। ठीक है, तो बस यहीं से आपको एक क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट में एक समरी, पूरा फॉर्मूला चार्ट मिलने वाला है आपको। लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जैसे कि मैंने बोला नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला मैंने कैथोड पे हमेशा रिडक्शन ही होता है एज यूजुअल, एनोड पे हमेशा यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही होता है एज यूजुअल। अच्छा मैम, अगर मैं बोलूँ तो कैथोड पे अगर रिडक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस आप इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए करते हो, तो वहाँ पे आपके पास या तो कैटायन है या तो आपके पास एनायन है, तो मैम कौन सा आयन कहाँ जाएगा, तो याद रखने का तरीका। अच्छा मैंने बोला था कैथोड क्या था, यहाँ पे नेगेटिव था, और एनोड क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था। तो यार पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा भाई, यस और नो। तो कैटायन पॉजिटिव है तो किसके पास जाएगा, कैथोड के पास। तो हमेशा कैटायन कहाँ पे जाएगा, कैथोड के पास, और रिड्यूस होकर यहाँ पे आपको मेटल दे देगा। ठीक है, जनरली। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एनायन, तो एनायन हमेशा कहाँ पे जाएगा, एनोड के पास। मैम याद कैसे करें, C फॉर कैथोड, C फॉर कैटायन। ठीक है, इतना तो कर ही लेंगे। A फॉर एनोड, A फॉर एनायन। ठीक है, तो जब भी एनायन है तो आप उसे एनोड पे भेज दो, जब भी कैटायन है उसे हमेशा कैथोड पे भेज दो। मैम कितना मेटल मेरा डिपॉजिट हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव कि भाई 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस करा, कितना ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, ये किसने बताया, ये फैराडे ने बताया। तो यहाँ पे आपकी आती है फैराडे की 2 लॉ, राइट। तो पहली है फैराडे की फर्स्ट लॉ, वो क्या बोलता है कि भाई उतना वेट डिपॉजिट होगा जितना तुम उसको चार्ज दोगे, तुम उतना काम करोगे जितना तुम्हारी बॉडी में एनर्जी है, खाना खत्म काम खत्म, राइट। तो बेसिक यही बात है कि भाई जब तक तुम चार्ज दे रहे हो तब तक वहां पे आपका वेट डिपॉजिट होगा। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और जब भी सिंबल हटता है तो यहाँ पे आता है Z। Z को बोलते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन में n फैक्टर इंटू 96500। तो पूरा फॉर्मूला क्या हो जाता है, W इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर इंटू 96500 इंटू करंट इंटू टाइम, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, करंट इंटू टाइम। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट वेट ग्राम में लिखते हो, मॉलिक्यूलर मास मेटल का ले रहे हैं, जैसे कॉपर सल्फेट का अगर मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कर रही हूँ तो मैं कॉपर का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे लिखूंगी 63.5। ठीक है, अच्छा करंट एम्पियर में लेना है, टाइम सेकंड में लेना है। अच्छा एन फैक्टर कैसे निकालें, जो भी आपके मेटल के ऊपर चार्ज है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे पास मेटल क्या है, कॉपर 2+, तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना हो जाएगा, दैट इज 2। तो जो भी मेटल के ऊपर चार्ज है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अब ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, जनरली बेटा क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो आपको सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है, या तो वो तुमसे वेट पूछ लेगा, या तुमसे टाइम पूछ लेगा, या तुमसे चार्ज पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए। चार्ज पूछ रहा है तो Q निकालो, करंट पूछ रहा है तो I निकालो, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट पूछ रहा है तो Z निकाल दो, वेट पूछ रहा है तो W निकाल दो। तो जो भी चीज़ें आपको दी जाएंगी ऑलमोस्ट सब दिया जाएगा, बस वैल्यू पुट करना है। अच्छा, इसी लॉ से सेकेंड लॉ भी आया, उसने बोला कि अगर मेरे पास ऐसी 2 सेल हैं, राइट, मेरे पास 2 सेल है, अच्छा उसमें मेरा कांस्टेंट क्या था, Z। तो उसने बोला कि अगर मेरे पास 2 सेल है और उसको चार्ज बराबर दे रहा हूँ, मतलब सेम करंट सेम टाइम तक दे रहा हूँ, ठीक है, सेम टाइम सेम करंट अगले दिन, कुछ ऐसा गाना भी बन जाता है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ Q कांस्टेंट है, देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, Z, Q यहाँ पे वेरिएबल था। अब उसने बोला Q यहाँ पे कांस्टेंट है तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, Z। तो भाई अगर Q कांस्टेंट है तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा Z के ऑटोमेटिकली, क्योंकि Q तो कांस्टेंट हो गया ना। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ W1 बाई दैट इज, मैं यहाँ से ये बोल सकती हूँ ना कि W1 बाई Z1 इज इक्वल्स टू W2 बाई Z2। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, या फिर तुम लोग और इसको सिंपल कर लो तो तुम ये बोल सकते हो ना यहाँ पे कि भाई W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, तो W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2, तो W1 बाई W2 इज इक्वल्स टू Z1 बाई Z2। बट ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब Q कांस्टेंट है, यानी कि जब आपका करंट और टाइम कांस्टेंट है। जनरली जब आप 2 सेल को सीरीज में लगा दो तो ये फॉर्मूला
बेसिकली इस फॉर्मूले में आपने क्या कांस्टेंट रखा, z, इसमें क्या कांस्टेंट रखा, q। जब z कांस्टेंट था तो q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और जब यहाँ पे आपके q कांस्टेंट है तो z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंपल इज दैट। ठीक है, तो ये 2 लॉ से एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन सकता है। लास्टली आएगा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो जैसे कि मैंने बोला भाई इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो तो कैटायन है और एनायन है, किसको कहाँ पे भेजे वो सवाल है दिमाग में। मैंने पहले ही बता दिया कैथोड पे हमेशा कैटायन जाएगा और एनोड पे हमेशा एनायन जाएगा। अच्छा मैम एक कैटायन है तो उसे तुम नॉर्मल कैथोड पे भेज दोगे, एक एनायन से नॉर्मल तुम एनोड पे भेज दोगे, लेकिन अगर मेरे पास और भी आयंस हुए, जैसे कि मुझे किसी का एक्वस सोल्यूशन दे दिया, तो एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी भी है तो 2 आयंस और है वहां पे कंपटीशन करने के लिए H+ और OH-। तो जब भी एक्वस सोल्यूशन है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई जो कैटायन है वो H+ से जीतेगा या नहीं। अब अगर मैं कैथोड की बात करूं तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका रिडक्शन होगा। तो अगर मैं H+ की बात करूं उसका 0 होता है, और कुछ मेटल्स हैं जिनको मैं महंगा मेटल बोलती हूँ उनका पॉजिटिव होता है। तो याद रखना जब भी H+ की बराबरी या कॉम्पिटिशन हो रहा है कॉपर के साथ या सिल्वर के साथ या गोल्ड के साथ या प्लैटिनम के साथ या आपके मरकरी के साथ, ठीक है, अगर आपका इन मेटल के साथ कंपटीशन है तो हमेशा ये मेटल डिपॉजिट होंगे, लेकिन इनके अलावा कोई और मेटल होगा तो हमेशा H+ ही जाएगा। अगर ये मेटल है तो आपका मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एवरीवन एल्स, इसके अलावा कोई और आपके पास मेटल है तो उस केस में आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी किस पे, कैथोड पे। अगर मैं एनायंस की बात करूं तो जनरली आपको ये एनायंस देखने को मिलते हैं। तो अगर क्लोराइड है, याद रखना केवल क्लोराइड के सामने OH नेगेटिव हार जाता है, इसकी कोई नहीं चलती। इसका वैसे रीजन होता है ओवर पोटेंशियल, ये ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम कर लेता है। इसका ना क्या होता है ना कि ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो क्लोराइड के चक्कर में इसका ध्यान चला जाता है, और ध्यान चला जाता है तो भाई दुर्घटना घट जाती है। ये जीत रहा होता है सबसे ज्यादा, मैं अगर बोलूँ तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कंपैरेटिवली सबसे कम है, तो हमेशा इसी का ऑक्सीडेशन होता है नाइट्रेट से, सल्फेट से, फॉस्फेट से। लेकिन क्लोराइड के सामने ये जब होता है ना कि खो गया है ना, खो गया है तो ज्यादा पोटेंशियल कंज्यूम कर लेता है, तो फिर भाई क्लोराइड जीत जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको इसका डेमो दूं, है ना, डेमो बहुत अच्छा देते हैं हम, तो अगर मैं डेमो दूं, बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, जैसे मोल्टन NaCl है, तो अब तो मोल्टन है तो मेरे पास कॉम्पिटिशन में कुछ है नहीं, तो तुमको पता है कैथोड पे कैटायन जाएगा तो Na+ यहाँ पे सोडियम मेटल डिपॉजिट कर देगा, और अगर मेरे पास एनायन है तो क्लोराइड है तो Cl नेगेटिव यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस दे देगी, सिंपल। अच्छा अब आ गया एक्वस NaCl। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्वस NaCl में H+ भी है, तो H+ और Na+ में कौन जीतेगा, Na+ महंगा मेटल तो है नहीं तो H+ जीतेगा, तो H+ यहाँ पे हाइड्रोजन गैस देगा कैथोड पे। OH और Cl में Cl जीतता है क्योंकि Cl के सामने OH की नहीं चलती है, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे क्लोरीन गैस देगा। तो प्रोडक्ट याद रखना कि यहाँ पे कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे क्लोरीन मिलेगा। अच्छा ऐसे ही एक्वस CuCl2 दे दिया, तो यहाँ पे बताओ H+ और Cu2+ में से महंगा मेटल है कॉपर, जीतेगा, तो कैथोड पे कॉपर 2+ जाएगा। और अगर मैं OH और Cl में अगेन भाई Cl जीतता है OH से, तो Cl नेगेटिव यहाँ पे अगेन क्लोरीन गैस दे देगी। अच्छा कॉपर सल्फेट है तो H+ और कॉपर से कॉपर ही जीतेगा अगेन, तो यहाँ पे कॉपर मिल जाएगा। OH और सल्फेट भाई केवल क्लोराइड ही इसका ध्यान भटका सकते हैं और कोई नहीं भटका सकता है, तो यहाँ पे अब OH नेगेटिव ही जाएगा और यहाँ से आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अच्छा फॉर एग्जांपल एक्वस AgNO3 है तो H+ और Ag+ में Ag+ भी महंगा मेटल है तो Ag+ यहाँ पे आपको Ag देगा। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एनायन की तो OH और NO भाई Cl के अलावा और कोई नहीं हरा पाता, तो OH नेगेटिव यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस देगा। तो आप डायरेक्टली प्रोडक्ट बना सकते हो अगर आपको ये पता है कि कौन से आयंस जीतते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही मैंने आपको सिंपली बोल दिया कि भाई जो आपके पास H+ है उससे महंगे आयंस ही जीतेंगे हमेशा, अदरवाइज H+ जीतेगा। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है सोडियम के केस में, और अगर एनायंस है तो क्लोराइड से केवल OH नेगेटिव हारेगा, बाकी सबसे वो जीत जाएगा। एक पॉइंट और याद रख लेना कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं जिंक कंटेनर में, ठीक है, मैं कॉपर सल्फेट को स्टोर कर सकती हूँ, या फिर मैं कॉपर कंटेनर में जिंक सल्फेट को स्टोर कर सकती हूँ, तो कौन सी बात सही है। तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन सकता है, कॉपर सल्फेट। तो आपको पता है कॉपर कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लेकिन जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है। जिंक और कॉपर में किसका रिडक्शन होता है, कॉपर का, तो कॉपर कभी भी ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा, तो ये हो सकता है ये नहीं। तो आप याद रखोगे क्या कि मोर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल में यू कैन स्टोर, ये एक क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन स्टोर लो रिडक्शन पोटेंशियल मेटल, ठीक है, आ जाता है ये आपका कि ये कौन सा हो सकता है। तो ये पॉइंट याद रखना,
जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें आप एक कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले मेटल को स्टोर कर सकते हो। सो दैट इज इट। एंड लास्टली बच्चों आपके पास बैटरी आती है, तो मैंने बैटरी का एक बेसिक समरी डाल दिया है। 2 टाइप का बैटरी होता है, आपको पता है, प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जिसको आप बार बार रीयूज नहीं कर सकते, जिसका एग्जाम्पल लीलांचे सेल हो सकता है, ठीक है, जो आपकी बेसिक सेल है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं मरकरी सेल की बात करूँ तो इसको आप बटन सेल भी बोल देते हो। मरकरी का इलेक्ट्रोड होता है, इसे बेसिकली आप फॉर एग्जाम्पल वॉचेस में यूज करते हो, राइट, कैमरा में यूज करते हो। तो यूजेस याद रखना, ठीक है। इक्वेशन कर सकते हो तो एक बार एनसीईआरटी से इक्वेशन लिख लेना, अदरवाइज कम से कम यूजेस करके जाना, ठीक है। सेकेंडरी सेल बार बार रीयूज करी जा सकती है। लेड स्टोरेज बैटरी ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं, ठीक है, या फिर फॉर एग्जाम्पल आपके इन्वर्टर्स में यूज करते हैं। निकल कैडमियम बैटरी के बारे में बात खास याद रखना कि इसकी बैटरी लाइफ ज्यादा होती है कंपेरेटिवली। तो यहाँ पे हम इसे कहाँ पे यूज करते हैं, कैलकुलेटर या पोर्टेबल टूल्स में इसको यूज करते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है डिफरेंशिएट करने का या इसके यूजेस का एक क्वेश्चन आ सकता है। और लास्टली फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल एक गैल्वेनिक सेल है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये क्या यूज करती है, हाइड्रोजन या मीथेन जैसे फ्यूल्स को कंबस्ट करके जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी में हमने किया था, दैट इज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज करके हमने वाटर का प्रोडक्शन किया। अपोलो स्पेस प्रोग्राम में इसको यूज किया गया। तो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो यहाँ से भी पूछे जा सकते हैं। एंड लास्टली कोरोजन। कोरोजन इसकी यार अब किसी भी मेटल का कोरोजन हो सकता है अगर वो इन्वायरमेंट के प्रेजेंस में आता है। जैसे आयरन का आयरन ऑक्साइड बन जाता है ब्राउन कलर का सिल्वर सल्फाइड बन जाता है, अगेन काइंड ऑफ ब्लैक कलर का। और अगर मैं कॉपर की बात करूँ तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है ग्रीन कलर का। तो ये कलर पूछ सकता है और आपको पूछ सकता है बनता क्या है। इसको प्रिवेंट करने के लिए यू कैन यूज अ केमिकल बाइस्फेनॉल, या फिर आप इसके ऊपर कोई ऐसा मेटल डाल सकते हो जो कि इनर्ट है, यानी कि जो इस मेटल को प्रोटेक्ट कर सके। या फिर आप इसका सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड भी कर सकते हो जिसमें आप किसी और मेटल को यूज कर लो और वो यहाँ पे डिकम्पोज हो जाए और आपका मेटल बच जाए। जिंक के साथ करते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो एक पॉइंट ये भी था जो आपको ध्यान रखना था। सो दैट इज इट बच्चों। पूरे चैप्टर को क्रिस्पली आपके दिमाग में मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर आप ये चैप्टर मेरे साथ फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो ये वीडियो आप कम से कम 2 से 3 बार देख लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। लेकिन शर्त बच्चों एक है, लास्टली देयर इज वन फॉर्मूला चार्ट दैट यू नीड टू मेक श्योर कि आपको ये सारे फॉर्मूलेज आते हैं। इसमें से हाई वेटेज टॉपिक में आपको बता देती हूँ, ई नॉट सेल है, के इक्विलिब्रियम है, ठीक है, लैम्डा एम का फॉर्मूला है, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लैम्डा एम बाय लैम्डा नॉट एम, और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे है। तो यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। आई एम टेलिंग यू, बार बार आए हैं तो डेफिनेटली आ रहे होंगे, लेकिन इतना अगर आप लोग कर लेते हो तो चीजों को आप यहाँ पे क्रिस्पली समझ पा रहे होगे, ठीक है। तो दैट इज इट, हमने चैप्टर कर लिया है कंप्लीट। अब मैं अगली बात आप सभी लोगों को बोलूं तो आई वुड जस्ट वॉन्ट कि अगर आपको ये वीडियो दिमाग में बैठ चुकी है तो इसको आप लोग डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे जितनी भी अपडेट्स आ रही है वो जानना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग व्हाट्सएप चैनल को डेफिनेटली ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स भी आपको वहीं पर ही मिल रहे होंगे, लेकिन मैं पहले चाहूंगी कि आप लोग यहाँ पे खुद से वीडियो देख के खुद से नोट्स बनाओ। बेटा जितना मेहनत करोगे, जितना घिसोगे अपने आप को ना, उतना आप लोग यहाँ पे इंप्रूव कर रहे होगे, सीख रहे होगे, और अभी सीखने का टाइम है। तो येस आई विल गिव यू द नोट्स, बट आई वुड वांट कि आप पहले खुद से मेहनत करो। आपको कभी भी शॉर्टकट्स नहीं ढूंढना है बेटा। शॉर्टकट्स कुछ टाइम तक आपको चीजें करवा रहे होते हैं, लेकिन जितना यार मेहनत करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। सो डू दैट, क्योंकि यहाँ पे मैं मेहनत कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी बच्चे हैं वो कभी भी मेहनत से पीछे ना हटे। तो मैं यहाँ पे आप सभी लोगों के हवाले करती हूँ, इस चैप्टर को अपना भरपूर प्यार दिखाइएगा, ठीक है। जैसे आप अभी तक मुझे इतना ज्यादा ओवरवेलम कर रखा है कि यार आई एम सो हैप्पी एंड आई एम लाइक अब तो यार इन लोगों का जो एग्जाम है केमिस्ट्री में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, राइट। लास्टली लेट मी जस्ट गिव यू वन मोर थिंग कि यार अगला चैप्टर हम कब करने वाले होंगे। तो अगला चैप्टर आपको मिलेगा सैटरडे को, यानी कि 19th, अरे बाप रे फ्लार ये स्टार ही स्टार दे रहा है। तो अगला चैप्टर हम करेंगे 19 अक्टूबर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, यानी कि 6 PM को हम मिलेंगे केमिकल काइनेटिक्स के साथ। सो येस आपके पास है 2 दिन, मेक श्योर करेंगे ये चैप्टर दिमाग में एकदम सॉलिड होना चाहिए, नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए। और जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत जल्दी आप लोगों को लाइव में मिल रही होंगी, सब करवाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, PYQs एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन शर्त बस इतनी है कि हम लोग बस कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे मेहनत करते रहे, राइट। सो दैट इज इट, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड आई एम रियली वेटिंग कि अगला चैप्टर और भी धमाकेदार कर रहे होंगे। लेकिन यस उसके लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग येलो हार्ट्स डाल के जाएंगे और बताएंगे कितनी अच्छे से आपको ये चैप्टर समझ में आया और क्या आप तैयार हैं इस जर्नी में मेरे साथ आगे बढ़ने के लिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच एंड डू एंजॉय द चैप्टर।